दोस्तों, आज की कहानी है अंकिता भंडारी की। दोस्तों, अंकिता अब इस दुनिया में नहीं रही। सपनों को पूरा करने के लिए वो घर से इतनी दूर निकली थी, पर कभी ये नहीं सोचा था कि वो घर से ही नहीं, कुछ दिनों बाद दुनिया से ही दूर हो जाएगी। अगर अंकिता के दोस्त ने समय पर आवाज नहीं उठाई होता, सवाल नहीं किए होते, तो शायद अंकिता की मौत आज दुनिया के सामने आ भी नहीं पाती। वो दोस्त पुष्पदीप जम्मू में रहता है, लेकिन दोस्त के रहस्यमय हालात में गायब होने के बाद आवाज उठाता है। उसके बाद अंकिता के परिवार को जानकारी देता है। आज की क्राइम की कहानी में जानते हैं पुष्पदीप ने अंकिता की मौत की क्या है पूरी सच्चाई। पुष्पदीप ने क्या बताया, आइए जानते हैं। साल 2021 की बात है। तब हर तरफ कोरोना का कहर था। ज्यादातर लोग घर पर थे या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। मैं भी पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान इंस्टाग्राम के जरिए पहली बार अंकिता को जाना और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। कोरोना ने बहुत से लोगों की नौकरी छीन ली थी। अंकिता के पिता की भी नौकरी कोरोना की वजह से नौकरी चली गई। अंकिता की मम्मी आंगनवाड़ी में काम करती थीं। खुद अंकिता ने 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। उसका छोटा भाई दिल्ली में सीए की पढ़ाई कर रहा है। 2022 में मैं अपनी पढ़ाई के लिए हिमाचल प्रदेश अपने घर से जम्मू चला गया। कोरोना अब कम हो रहा था। अंकिता भी घर चलाने के लिए अब नौकरी करना चाहती थी। उसने मुझे इस बारे में मदद मांगी, क्योंकि अंकिता को घर के करीब ही कहीं नौकरी करनी थी। लिहाजा मैंने सोशल मीडिया के जरिए अंकिता के लिए नौकरी सर्च करना शुरू किया। इसी साल अगस्त के शुरुआती दिनों की बात है। एक जॉब साइट पर मुझे वनंतरा रिजॉर्ट का ऐड दिखा। इस रिजॉर्ट के लिए अलग अलग पोस्ट पर फीमेल स्टाफ की जरूरत थी। ये वो ऐड है। इसमें ये भी लिखा था कि सिर्फ वो लड़कियां यहाँ अप्लाई करें जो घर से बाहर रहने को तैयार हैं। उनके ठहरने के लिए यहाँ सारी सुविधाएं देने की बात भी कही गई थी। अलग अलग पोस्ट के लिए सैलरी 8 से 16 हजार के बीच थी। ये रिजॉर्ट अंकिता के घर से करीब 150 किलोमीटर दूर था। मुझे लगा ये अंकिता के लिए अच्छा होगा। इसी के बाद मैंने पहली बार रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य उनके ऐड का हवाला देकर अंकिता की नौकरी की बात की, मगर पुलकित ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। उसने बस इतना कहा कि कैंडिडेट से कहो कि वो मुझसे डायरेक्ट बात करे। इसके बाद अंकिता ने पुलकित से बात की। बातचीत अच्छी रही। इंटरव्यू के बाद पुलकित ने अंकिता को रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट और 10,000 रुपए महीना सैलरी का ऑफर किया। अंकिता नौकरी के लिए तैयार हो गई। इसके बाद 28 अगस्त को बाकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अंकिता को 3 सितंबर को ज्वाइन करने के लिए कहा गया। अंकिता अपनी पहली नौकरी से बहुत खुश थी, क्योंकि उसका घर यहाँ से करीब था। मगर 3 सितंबर को जब वो रिजॉर्ट पहुंची तो पाया कि वहाँ उसके अलावा कोई और फीमेल स्टाफ नहीं है। इस बारे में जब उसने पुलकित से पूछा तो पुलकित ने बताया कि उसने होटल के सारे स्टाफ को कुछ वक्त पहले ही निकाल दिया है और अब नए स्टाफ की भर्ती कर रहा है। पुलकित ने बताया कि कुछ वक्त पहले यहाँ प्रियंका नाम की एक लड़की काम किया करती थी, मगर वो चोरी करते हुए पकड़ी गई। इसीलिए उसने सभी स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया। मगर उसने अंकिता को भरोसा दिलाया कि जल्दी ही रिजॉर्ट में और भी फीमेल स्टाफ ज्वाइन करने वाली हैं। इसके बाद मुझे अंकिता ने बताया कि पुलकित ने सचमुच पुराने सभी स्टाफ को निकाल दिया है, सिवाय 2 लोगों के, एक सौरभ और दूसरा अंकित। सौरभ रिजॉर्ट का मैनेजर है, मगर असलियत ये है कि वो पुलकित का ना सिर्फ बचपन का दोस्त है, बल्कि दोनों ने साथ पढ़ाई भी की थी।
अंकित भी पुलकित का पुराना राजदार होता है। अंकिता ने रिजॉर्ट में नौकरी तो शुरू कर दी, पर उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यहाँ ठहरने के लिए टूरिस्ट कम आते हैं। रिजॉर्ट ज्यादातर पार्टियों के लिए बुक होता। रिजॉर्ट में करीब 13 कमरे हैं, जबकि कुछ कमरे बन रहे थे। अमूमन पार्टी के लिए सारे कमरे बुक किए जाते थे। पार्टी भी ज्यादातर वीकेंड में हुआ करती थी। अंकिता की ज्वाइनिंग के पहले हफ्ते में ही ऐसी ही एक पार्टी में एक गेस्ट ने शराब पीने के बाद अंकिता को जबरन गले लगाने की कोशिश की। इस पर अंकिता ने उसी वक्त पुलकित से इसकी शिकायत की। तब पुलकित ने उस गेस्ट को अंकिता के सामने खूब डांटा। ये देखकर तब अंकिता की नजर में पुलकित के लिए इज्जत बढ़ गई थी। पुलकित खुद भी रिजॉर्ट में रहा करता था, हालांकि उसका घर हरिद्वार में है। धीरे धीरे वो अंकिता के करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने अंकिता को स्कूटी और कार ड्राइविंग सिखाने की भी कोशिश की, ये कहकर कि कई बार गेस्ट को आसपास ले जाना होता है। फिर एक बार अंकिता से उसने कहा कि रिजॉर्ट में गेस्ट आने वाले कमरे नहीं हैं, इसलिए तुम मेरे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। रिजॉर्ट में पुलकित जिस कमरे में रहता था वो 2 कमरों का सेट था, मगर इंटरकनेक्टेड था। 1-2 दिन अंकिता उसी कमरे में अकेली रही। ज्वाइनिंग के दूसरे हफ्ते में पुलकित ने एक बार गेस्ट आने और कमरे कम होने की बात कहकर अंकिता को अपने साथ उसी इंटरकनेक्टेड रूम में शिफ्ट होने को कहा। ये दूसरी बार था, मगर इस बार पुलकित ने अंकिता के रूम में बैठकर शराब पी। फिर अंकिता को जबरन गले लगाने की कोशिश की। अंकिता ने जब इसका विरोध किया तो अचानक पुलकित माफी मांगने लगा और फिर अपने कमरे में चला गया। अब तक अंकिता को एहसास हो चुका था कि ये रिजॉर्ट नौकरी करने के लिए ठीक जगह नहीं है। उसने ये बात मुझसे भी कही थी। इसी रिजॉर्ट में आयुष नाम का एक और स्टाफ था। वो अंकिता को बहन जैसा मानता था। अंकिता ने आयुष से कहा कि वो नौकरी छोड़ना चाहती है, उसे कोई और नौकरी दिला दो। इस पर आयुष ने अपने पिता से बात की और फिर अंकिता की बात कराई। आयुष का घर रिजॉर्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम हमारे घर पर एक कमरा लेकर रह लेना और मैं तुम्हें कहीं सुपरवाइजर की नौकरी दिला दूंगा। अंकिता बस अब रिजॉर्ट से बाहर निकलना चाहती थी। 17 सितंबर को उसने पहली बार डिटेल में मुझसे चैट पर अपनी सारी बात बताई। 18 सितंबर को उसने रिजॉर्ट छोड़ने का फैसला कर लिया था, मगर तभी उसे पुलकित ने कहा कि 19 सितंबर को एक खास मेहमान रिजॉर्ट में आने वाले हैं और वो कहीं नहीं जा रही। इसी के बाद 18 सितंबर को अंकिता और पुलकित के बीच काफी झगड़ा हुआ। 18 सितंबर की शाम 4:30 बजे के बाद ऐसा कुछ हुआ जो बड़ा था, मगर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था। शाम को जब मैंने अंकिता को फोन किया तो वो फोन पर रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तब उसने कहा कि पुलकित ने मेरा मुंह दबाया और मेरे हाथ में चोट लगाई है। अंकिता ने मुझसे ये भी कहा कि पुलकित ने उसे धमकी दी है कि वो पुलिस में फोन कर चुका है और पुलिस उसे अश्लील हरकतों के लिए गिरफ्तार कर लेगी। फिर उसने धीरे से कहा कि तीनों उसके आसपास हैं, इसलिए बाद में सब कुछ बताऊंगी। इसके बाद उसने फोन काट दिया। इसके बाद 18 सितंबर की रात 8:30 बजे अंकिता ने मुझे फोन किया। तब भी शायद तीनों उसके आसपास थे। करीब 22 मिनट तक हमारी बात हुई। अंकिता परेशान नजर आ रही थी। पूछने पर कहती है कि रिजॉर्ट लौटकर सारी बात बताऊंगी। हमने करीब 22 मिनट बात की। फिर अंकिता ने ये कहकर फोन काट दिया कि वो रिजॉर्ट जाते ही कॉल करेगी। ये हम दोनों की आखिरी बातचीत थी। इसके बाद रात को मैंने अंकिता को कई बार फोन किया पर फोन बंद मिला।
आखिरी बार मैंने उस रात 2:30 बजे अंकिता को कॉल किया था, तब भी फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद मैंने उसी रात और अगले दिन बारी बारी से पुलकित, अंकित और सौरभ को फोन किया, पर तीनों मुझे उलझाते रहे। अब तक मुझे एहसास हो चुका था कि अंकिता मुश्किल में है। इसी के बाद मैंने इंस्टाग्राम के जरिए अंकिता के एक कजन का नंबर ढूंढा, फिर मैसेज कर उसे सारी बात बताई और ये भी कहा कि अंकिता के माँ बाप को सब कुछ बता दो। अंकिता के कजन ने 19 सितंबर की शाम पहली बार अंकिता की गुमशुदगी की जानकारी उसके माँ बाप को दी, जिसके बाद वो अगली सुबह रिजॉर्ट पहुंचे। मुझे भी अंकिता की फिक्र हो रही थी, इसलिए 20 सितंबर की शाम जम्मू से रवाना हो गया और 21 सितंबर की सुबह रिजॉर्ट पहुंच गया। वहां पुलिस को अपना बयान भी दिया। फिर 23 की रात वापस जम्मू आ गया। तब तक अंकिता या उसकी लाश नहीं मिली थी। मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता 18 सितंबर के बाद भी जिंदा थी। शायद 22 या 23 सितंबर को मारा गया है। पर इस दौरान अंकिता कहाँ थी, उसके साथ क्या हुआ, ये सच बाहर आना चाहिए। अंकिता एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो दुनिया में कुछ करना चाहती थी। मैं चाहता हूँ उसके गुनहगारों को ऐसी सजा मिले जो एक मिसाल बन जाए। दोस्तों, आजकल के इस वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें आने वाले पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहटों को जरूर भांप सकते हैं, मगर आने वाले वक्त की नियति को कौन जान सकता है। हाँ, इतना कर सकते हैं, जब हम अपने आंख और कान खुले रखें। और इसमें द क्राइम फाइल्स यूट्यूब चैनल आपकी मदद करेगा। क्राइम की दुनिया का हर छोटी बड़ी खबरों से आपको आगाह कराएंगे ताकि आप सुरक्षित रहे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं।